हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और यूनिट फर्स्ट में शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता आती है, और जिसकी हमने पहले 3-4 क्लासेस मैंने आपको ले ली हैं। अभी हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर और आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है और 3-4 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, 4। और इसके अलावा हमारी आगे कंटिन्यू ये क्लास चलती रहेंगी। अभी थ्योरी की कुछ क्लासेस और उसके बाद में हम जो रिवीजन है वो करेंगे, ठीक है। तो और प्लीज़ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो आपके सामने आती रहें, कि क्लासेस आपको मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आपको कर लेना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट रखना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर पढ़ने वाले, हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियों का। क्या है? शिक्षण विधियों का है। तो टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं कि जब एक क्लास में बच्चे को जब टीचर पढ़ाने जाता है तो वो किस मेथड का यूज करके उनको पढ़ाता है। तो ये होती हैं शिक्षण विधियाँ, मतलब शिक्षण किस तरीके से किया जाता है, वो तरीका जो होता है उसको ही विधि बोलते हैं, ठीक है। तो शिक्षण विधियों को मूलतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है शिक्षक केंद्रित विधियां और एक होती हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियां। आप जानते हैं शिक्षण के 3 चर होते हैं: शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो शिक्षण विधियां यही होती हैं कि एक तो शिक्षक केंद्रित होती हैं, जो शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती हैं, ऐसी कुछ विधियाँ होती हैं। और कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जो विद्यार्थी के चारों तरफ घूमती हैं, यानी कि विद्यार्थी को केंद्र में रख करके जो विधियाँ होती हैं वो विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ बोलते हैं। तो इतना आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक केंद्रित विधियों को देखेंगे। शिक्षक केंद्रित विधियों को क्या कहते हैं? अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, और ये 3 प्रकार कौन सी हैं? व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और ऐतिहासिक विधि, ठीक है। ये तीनों जो विधियाँ हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कोई 4 ऑप्शन दे करके कि आप इसमें से कौन सी विधि है जो कि विद्यार्थी केंद्रित नहीं है, ठीक है, या फिर विद्यार्थी केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है। तो ये 3 विधियाँ जो होती हैं, व्याख्यान विधि यानी कि जो लेक्चर मेथड होता है, और व्याख्यान प्रदर्शन विधि, व्याख्यान के साथ में उसमें कुछ चीज़ों का प्रदर्शन भी किया जाता है, और ऐतिहासिक विधि, ये तीनों क्या होती हैं? शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती हैं। तो व्याख्यान विधि के यहाँ पर हम गुण देख लेते हैं। व्याख्यान विधि होती क्या है इसके बारे में देखो, ज़्यादातर आपने देखा होगा क्लास में जब टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वो व्याख्यान विधि का मतलब जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? व्याख्या, यानी कि कोई चैप्टर उनके सामने होता है और चैप्टर की पूरा मतलब खुद ही उसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये होती है व्याख्यान विधि, मतलब खुद ही उसको बोलते रहते हैं और बच्चों को समझाते रहते हैं। इसमें बच्चा कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बैठ के टीचर को सुनता रहता है। तो ये होती है व्याख्यान विधि। इसके गुण कौन कौन से हैं? विषय वस्तु को कम समय में द्रुत शिक्षण के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। व्याख्यान विधि का ये गुण होता है कि मतलब किसी चैप्टर को क्या करते हैं, कोई भी विषय वस्तु ले ली, कोई चैप्टर है, कोई भी उनके सामने कोई लेसन है, कोई टॉपिक है, तो उसको लगातार मतलब बोलते रह करके और उसका साथ के साथ उसका अर्थ समझा दिया जाता है। तो द्रुत शिक्षण इसी को बोलते हैं। द्रुत का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी पढ़ाया जा सकता है। ये प्रेरणात्मक शिक्षण विधि भी होती है। ये ध्यान रख, इसके गुण देख लेना, क्योंकि जो व्याख्यान विधि है वो हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसके गुणों को भी पूछा जाना ज़्यादा इसकी संभावना रहती है। क्योंकि सबको ये लगता है कि जब ये मनोवैज्ञानिक नहीं है तो जरूर इसमें कोई गुण भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो इसके बहुत सारे गुण हैं। प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है, ये मितव्ययी विधि है। मितव्ययी का मतलब बहुत कम खर्चीली है। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब यूज नहीं करना पड़ता, बस टीचर के सामने कोई टॉपिक होता है और बस उसको वो पढ़ता जाता है और उसको समझाता जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही कम खर्चीली विधि है। तथ्यात्मक जानकारी को तेजी के साथ संपर्क करना, इसमें कोई भी तथ्यात्मक जानकारी, ये मान लीजिए कोई ऐसे है या कोई ऐसा लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो उसको एकदम तेजी के साथ ये क्या करता है? संप्रेषित करता है। ये संपर्क नहीं है, सॉरी, संप्रेषित है यहाँ पर भाई, संप्रेषित करता है। संप्रेषित का मतलब बच्चों को पास भेजना, ठीक है। तथ्यात्मक जानकारी को तेजी के साथ बच्चों तक संप्रेषित करना।
अवधारणात्मक समझ का विकास होना, अवधारणात्मक समझ का विकास यानी कि बच्चे को जब चैप्टर को समझाया जाता है तो उसमें सारी चीज़ों को मतलब उनका अर्थ भी साथ के साथ समझा दिया जाता है। जैसे कभी कभार देखो, आप जानते हैं, जैसे हिंदी मीडियम स्कूल है और उसमें जब इंग्लिश को पढ़ाया जाता है ना, तो इंग्लिश की एक लाइन बाय लाइन या फिर वन बाय वन वर्ड करके उनको और साथ के साथ उनका मीनिंग बता दिया जाता है। ठीक है, ये होता है और मतलब समझ का विकास करना और विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से विषय वस्तु से जोड़ना। विद्यार्थियों को किससे जोड़ना? भावनात्मक रूप से, मतलब अंदर से भावों से जोड़ना। ठीक है, विषय वस्तु से जोड़ना प्रभावशाली व आकर्षक शिक्षण विधि है। ये कैसी विधि है? प्रभावशाली है और आकर्षक शिक्षण विधि है। मोस्टली अभी भी ऐसी बात नहीं है, भले ही ये मनोवैज्ञानिक आधार पर इसको नहीं माना जाता, सही नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव विधि है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव विधि है ना। इसको बहुत ज़्यादा आज भी कॉलेजेस में और स्कूल्स में सबसे ज़्यादा इसी को अप्लाई किया जाता है हमारे भारत के अंदर। और मोस्टली जो छोटे स्कूल्स हैं या फिर हिंदी मीडियम स्कूल्स में भी ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है आज भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्याख्यान विधि के दोष क्या बताए हैं। तो ये अधिगम सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ये कह रहा है कि अधिगम सिद्धांतों का मतलब है जो अब जो वैज्ञानिकों ने नए नए जो अधिगम सिद्धांत बनाए हैं ये उनके अनुकूल नहीं है। मतलब आज का मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो अधिगम है, जो पढ़ाई है, वो बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर, बच्चे की योग्यता को ध्यान में रखकर, मतलब बच्चा उसका सेंटर होना चाहिए। अगर बच्चा निष्क्रिय बैठा है किसी विधि के अंदर तो मान लीजिए कि वो विधि मनोवैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। ये मनोविज्ञान का कहना है। मैं आपको यही मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ तब से कि मनोविज्ञान यही सब कहता है कि जो पढ़ाई है ना वो बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि बच्चे को पढ़ाई के अनुरूप ढालो। ये मनोविज्ञान का कहना है आज के टाइम पे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ना, पता नहीं, हो सकता है सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है इसमें, लेकिन मनोविज्ञान कहीं ना कहीं अब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अगर वो खोज कर रहे हैं, सब कह रहे हैं तो सही होगा। लेकिन अभी आप आजकल की जो पढ़ाई है ना बच्चों की स्कूल्स की, आप उसको देख लेना, और जो 10-15 साल पुरानी जो पढ़ाई थी, ठीक है, जब मनोविज्ञान का पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और उस टाइम की जो पढ़ाई थी ना, व्याख्यान विधि के तौर पर ही हमें पढ़ाया जाता था, हम जब स्कूलों में पढ़ते थे, तो वो पढ़ाई एक अलग ही थी और अलग ही इफेक्ट डालती थी। हिंदी मीडियम में और उनमें स्कूलों में पढ़ने के बाद भी ना बच्चा एक सब्जेक्ट होता था इंग्लिश को, उसको भी और हिंदी में भी एकदम अच्छा टैलेंटेड बन जाता था। लेकिन आजकल ना बस बच्चों के अनुरूप सारे काम करके ना बच्चों को डांट सकते हैं, ना बच्चों से कुछ कह सकते हैं, ना बच्चों से, मतलब बस ये है ना कि पढ़ाई का जो स्तर है ना, वो मुझे तो जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है ना, वो बिल्कुल यही है कि पता नहीं आज के मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ाई तो सही नहीं हो रही है बच्चों की। छोटे स्कूल्स में तो नहीं हो रही है, प्राइमरी जूनियर को मैंने देखा है, बाकी तो बड़े बच्चों के लिए शायद हो सकता है जो उनके लिए मोड अपनाए जा रहे हों अलग हों। और नेक्स्ट हम देखते हैं, पता नहीं टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कभी कभी ऐसा ही होता है। विज्ञान संकाय के गणित विषय के शिक्षण में अप्रभावी होती है। यानी कि जो व्याख्यान विधि है वो विज्ञान संकाय के, यानी गणित के लिए तो ये आप जानते हैं जो मैथ्स होता है, मैथ्स में कोई लेक्चर नहीं दिया जाता, मैथ्स को समझाया जाता है। और उसके लिए एक बोर्ड, एक मतलब कुछ ऐसा सामने कुछ चीज़ें ज़रूर चाहिए जिस पर लिख करके समझाया जा सके, कुछ मतलब प्रैक्टिकल करवाया जा सके, वो अलग चीज़ होती है, तो उसमें ये अप्रभावी है। यहाँ पर ये विधि काम नहीं करती, चलो ये तो कोई बात नहीं है। और तार्किक शक्ति के विकास में बाधक है। तार्किक शक्ति यानी कि बच्चों की जो तर्क शक्ति है ना, उसमें ये बाधा बनती है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, बच्चे उसमें निष्क्रिय बैठे रहते हैं और वो मतलब ढंग से उसमें वो सक्रिय नहीं हो पाते। वो ना तो क्वेश्चन पूछते हैं और ना ही समझ पाते हैं पूरा। अब वो कौन कितने बच्चे हैं जो अर्थ समझ रहे हैं, कितने नहीं है, वो एक अलग मैटर करता है, क्योंकि ना सारे बच्चे अर्थ नहीं समझ पाते व्याख्यान विधि का, ये तो हम भी मानते हैं। क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे या हम मतलब समझते हैं, हम भी पढ़ाया भी है, पढ़े भी हैं, तो जब हम बच्चों को समझाते हैं ना किसी चीज़ को टॉपिक, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट लेकर के सारी चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, है ना। तो इसलिए तार्किक शक्ति के विकास में बाधक है। विद्यार्थी समूह इसमें निष्क्रिय रहता है, उसको केवल टीचर को सुनना होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में ये बाधक है
है ना। तो ये सारी इसके अंदर कमियां हैं, ये ध्यान रख लेना। शिक्षण कौशल के सिद्धांतों के विरुद्ध है ये, और शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का इसमें अभाव रहता है। मतलब बच्चा और जो टीचर हैं वो उनके बीच में ना जो इंटरेक्शन, जो मेथड होना चाहिए, जो एक दूसरे से सवाल पूछना, एक दूसरे का सहयोग करना, वो इस विधि में नहीं होता है। तो आई होप आपको व्याख्यान विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसा भी उल्टा पुल्टा इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कर ले जाएंगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, देखो ये व्याख्यान विधि में ना प्रदर्शन शब्द जोड़ दिया है, और इसी से जो ये विधि है ना ये मनोवैज्ञानिक बन गई है। देखते हैं इसको कैसे। इसमें व्याख्यान विधि के साथ साथ मतलब व्याख्या तो की ही जाती है, लेक्चर तो दिया जाता है, साथ में प्रदर्शन विधि का भी समावेश रहता है। ठीक है, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, बच्चों को जैसे कि साथ के साथ चैप्टर समझाना है बोल करके, और समझाने के साथ साथ ना उनको क्या दिखाना भी है। ठीक है, उनको प्रदर्शित भी करना, उस चीज़ को, जिस चीज़ के टॉपिक को हम समझा रहे हैं उस चीज़ को दिखाना, उस चीज़ का थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल रूप को जोड़ देना, ये होता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इसे भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। ठीक है, भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग किया जाता है, और इसी दौरान उनसे क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें विद्यार्थी पूर्णतः सक्रिय रहते हैं, मतलब उनको समझाया भी जा रहा है और साथ में उनको दिखाया भी जा रहा है, तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थी के मध्य सहभागिता बनी रहती है, दोनों के बीच में जो सहयोग की भावना है जो उनके अंदर होनी चाहिए, जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो कि व्याख्यान विधि में नहीं होता, वो इसमें हो जाता है। विद्यार्थियों में रुचि भी उत्पन्न होती है, और यह विधि निष्कर्ष तक भी पहुंचती है। ठीक है, किसी ना किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाती है, मतलब परिणाम तक पहुंच जाती है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष, कौन कौन से, विद्यार्थियों से थोड़ी गलती होने पर उन्हें हतोत्साहित करना, मतलब विद्यार्थियों से अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है किसी चीज़ में तो उन्हें हतोत्साहित कर देती है। विद्यार्थियों को सामान्यीकरण की ओर प्रेरित न करना, विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय नहीं देना, विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय नहीं देना, ये क्या होते हैं ये सभी चीज़ें, इसके दोष हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि का। प्रदर्शन के असफल होने पर विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। ठीक है, बच्चों को जब प्रदर्शित किया जाता है, मतलब बच्चे भी कुछ प्रदर्शन, कुछ लिख करके, कुछ बना करके वो दिखाते हैं, तो ये उसके लिए अगर उनका प्रदर्शन असफल हो जाता है तो बच्चों पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, इनका नाम ध्यान रख लेना, जॉन डीवी ने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का क्या किया है, समर्थन किया है। तो सबसे पहले इसमें हमारी एक विधि आती है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि या इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, इसे खोज विधि भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ सही। इस विधि के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, ब्रिटिश रसायन शास्त्री आर्मस्ट्रांग है। कौन है, आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के कौन है, जन्मदाता हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने तथा खोज करने का अवसर दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, मतलब बच्चों पर ही छोड़ दिया जाता है कार्य को। मतलब ऐसा होता है ना, बच्चे को जैसा कोई चैप्टर दे दिया जाए, कोई टॉपिक दे दिया जाए, बेटा इसमें अब तुम खुद से कहीं भी छांट करके और ये क्वेश्चन लिख के लाओ, है ना। या फिर मतलब कोई पैसेज दे दो, इसमें से आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं, या फिर कोई ऐसे कोई टॉपिक दे दिया, इस पर आपको ऐसे लिखना है, कहीं से भी अपने आसपास से चीज़ों को खोज करके और देख करके लिखो, है। तो एक तरह से बच्चा इसमें खुद करता है, अतः इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं, मतलब स्वयं को ज्ञान होता है। विद्यार्थी इस विधि में एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। अनुसंधानकर्ता तो समझ ही गए होंगे आप, जो शोधार्थी होते हैं ना, जो शोध करते हैं, जैसे आप नेट पास करने के बाद अगर रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पर, उसकी खोज करते हैं, वैसे ही इसमें भी विद्यार्थी जो होता है ना, वो एक अनुसंधानकर्ता की तरह क्या करता है, कार्य करता है। मतलब खोज करके अपना डाटा कलेक्ट करता है और उसको उस पर खोज करता है। इस विधि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है, और मौलिक चिंतन को भी प्रोत्साहित करता है। इस विधि को अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, यानी कि खोज विधि भी इसको कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के भी कुछ दोष हैं।
हूरिस्टिक विधि अभी आपने देख पढ़ी है। हूरिस्टिक विधि के क्या दोष है? इस विधि में शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है। जो हूरिस्टिक विधि है, अन्वेषण की विधि है, इसमें क्या होता है कि कार्य धीमी गति से होता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं हो पाता। मतलब बच्चे इसमें धीरे धीरे किन्हीं चीज़ों को करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, खोज करते हैं, तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। इस विधि में प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है हूरिस्टिक विधि में कि इसमें प्रयोगात्मक का मतलब समझते हैं आप, मतलब बच्चों को ना प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो उन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं है। इस विधि के प्रयोग के लिए कमज़ोर बालकों पर कम ध्यान दिया जाता है। यानी कि अन्वेषण करने के लिए ना हर किसी का जो दिमाग है वो सक्षम नहीं होता। मतलब जो कमज़ोर बच्चे होते हैं क्लास में, तो आप जानते ही हैं कि हर तरीके के बच्चे होते हैं। जो कमज़ोर बालक हैं उन पर कम ध्यान दे करके, बल्कि इस विधि के लिए प्रतिभाशाली और इंटेलिजेंट बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही ये काम कर पाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, और इस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है ना, वो पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तथ्यों की खोज में ही बहुत अधिक समय लग जाता है। ठीक है, तो इतना सा ज्ञान बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए या उनके एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। यह विधि छोटी आयु व छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी होती है। मतलब छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो अन्वेषण करने में या इसमें सक्षम नहीं हो पाते। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है? यह विधि शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, ये विद्यार्थी केंद्रित विधियों का समर्थन किया था जॉन डीवी ने, और ये इन्हीं की विचारधारा पर आधारित है, परंतु प्रयोग के आधार पर इसे विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किलपैट्रिक को जाता है। प्रोजेक्ट विधि के अगर जन्मदाता आपसे पूछ लिए जाएं तो ये किलपैट्रिक की कही जाएगी। ठीक है, किलपैट्रिक। इस विधि में सुनिश्चित योजना बना करके शिक्षा दी जाती है। किलपैट्रिक ने यहाँ पर एक परिभाषा भी दी है इस विधि को लेकर के। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। प्रोजेक्ट एक क्या है? उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। ये किसका मानना है? तो ये किलपैट्रिक जी ने परिभाषा दी है, जो कि इसके जन्मदाता हैं। आगे आता है स्टीवेंसन का नाम। स्टीवेंसन क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक दशाओं में ही किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को समस्या मूलक कार्य किसने बताया? तो स्टीवेंसन ने बताया, ध्यान रखना। आगे चलते हैं प्रोजेक्ट विधि के चरण। तो प्रोजेक्ट विधि के 5 चरण होते हैं, और ये 5 चरण कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि के 5 चरण हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, 5 चरण हैं इसके। कौन कौन से हैं? परिस्थिति या समस्या का निर्माण करना, ये चरण आप याद रख लेना। कई बार इसी टाइप से इनको क्रम में लगाओ, या फिर ऊंचा नीचा, मतलब पहले कौन सा क्रम आता है ना, क्रम के आधार पर इनको लगाना आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि कोई समस्या हमारे पास होनी चाहिए, परिस्थिति ऐसी बननी चाहिए, है ना, तभी तो समस्या का समाधान कर पाएंगे जब समस्या होगी। उसके बाद किसी योजना का चयन करना कि हम इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे, उस योजना को बनाना। फिर योजना को निर्माण करना, पहले तो चयन कर लिया कि हाँ इस रास्ते से या इस तरीके से ये समस्या सुलझेगी। फिर उसका निर्माण करना कि कैसे कैसे हमें इस रास्ते से चलना है, कैसे कैसे तरीका है ना बनाना है। और फिर योजना को पूर्ण करना, फिर उस योजना पर काम करना, और फिर योजना का परीक्षण या मूल्यांकन करना कि समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये 5 चरण किसके हैं? प्रोजेक्ट विधि के चरण हैं, ध्यान रख लेना। आगे आते हैं प्रोजेक्ट विधि के गुण। तो प्रोजेक्ट विधि के गुण कौन से हैं? यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि जो है ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि क्या है? विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। यह विधि विषय के चयन व रचनात्मक चिंतन में भी सहायक होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो विषय का चयन करना और रचनात्मक चिंतन में सहायक होती है, ज्ञान प्राप्ति में भी सहायक होती है, और कमज़ोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप यहाँ पर क्या दे दिया जाता है?
अधिगम के अवसर प्रदान करती है। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि। तो ये क्या हो गए? प्रोजेक्ट विधि के गुण हो गए। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के दोष। देखो, जहाँ पर किसी चीज़ की कोई अच्छाई होगी ना, वहाँ पर उसके कुछ ना कुछ बुराई अवश्य होगी, चाहे किसी मनुष्य के अंदर, चाहे कोई चीज़ को लेकर के, चाहे किसी खाने पीने को लेकर, मतलब हर चीज़ का अगर कुछ फ़ायदा है ना तो कुछ नुकसान भी है। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो सारे मेथड्स हैं ना, उनका बस यही है, गुण दोष आपको याद रखने हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के दोष क्या हैं? समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक महंगी है। जो प्रोजेक्ट विधि है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर आपने देखा होगा, प्रोजेक्ट विधि महंगी तो होती ही है, क्योंकि कई बार बच्चों को भी कुछ प्रोजेक्ट वगैरह दे दिए जाते हैं, मिलते हैं नहीं, जैसे स्कूल्स वगैरह से ये प्रोजेक्ट है, तो उन प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को कलर्स है, स्क्रैप बुक ये चाहिए, वो चाहिए, चार्ट चाहिए, है ना, अलग अलग पता नहीं, मतलब बहुत सारी अटम चीज़ें चाहिए होती हैं। तो प्रोजेक्ट विधि मेथड जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, बल्कि ज़्यादा ही महंगा होता है। समय पर पाठ्यक्रम इसमें पूर्ण नहीं होता, बच्चा इसी में लगा रहता है और बहुत सारा टाइम वेस्ट उसका हो जाता है। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण पाठ्य पुस्तकों का अभाव रहता है। मतलब बाजार में कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक इसके लिए उपलब्ध नहीं होती प्रोजेक्ट विधि के लिए, क्योंकि इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम ही नहीं होता। निरीक्षण या पर्यवेक्षक विधि। आगे कौन सी विधि है हमारी? निरीक्षण या पर्यवेक्षक विधि। यह विधि कला व विज्ञान संकाय के विषयों में लोकप्रिय है। जो निरीक्षण विधि है ये किसमें? कला व विज्ञान संकाय के जो विषय हैं उनके लिए लोकप्रिय है, परंतु इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है। निरीक्षण जो विधि है ये सबसे ज़्यादा विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए यूज की जाती है। इस विधि में विद्यार्थियों में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। स्वाध्याय का मतलब खुद से, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, खुद से पढ़ने की उनकी भावना जागृत होती है, लेकिन यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये विधि किसके लिए उपयुक्त नहीं है? छोटी कक्षाओं के लिए। किसी बात को सिखाने में बहुत अधिक समय लगता है। नागरिक शास्त्र व राजनीति विज्ञान का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो निरीक्षण विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। समस्या समाधान विधि नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर। समस्या समाधान विधि, इस विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है? सुकरात हैं। सुकरात का नाम आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े क्या होते, मतलब वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक थे सुकरात। यह विधि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक विधि है। विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि। इस विधि में क्रमबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। ये ध्यान रख लेना, जो समस्या समाधान विधि है ये भी छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, निरीक्षण विधि भी नहीं है। मोस्टली यहाँ पर जो हमने मेथड्स पढ़े हैं वो सब बड़ी क्लासेस के लिए है। आगे चलते हैं, आगमन और निगमन विधियों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह पर। ठीक है, ये CDP की ऐसी विधियाँ हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि में क्या होता है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या घटनाओं का निरीक्षण या विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। कुछ स्रोत में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत भी रखा गया है। ये ध्यान रख लेना, कुछ स्रोतों में इसे आगमन विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत भी रखा गया है। आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र ये आपको याद रखने हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि ज्ञात का मतलब होता है जो चीज़ हम जानते हैं, मतलब जितनी जानकारी बच्चे को है उसके आधार पर उसको उस रास्ते तक ले जाना, उस चीज़ तक पहुंचाना जिसको वो नहीं जानता है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल इस टाइप से दिए जाते हैं बच्चे जिनको जानते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल देने से ना बच्चे का जो माइंड है वो उस चीज़ का, उस टॉपिक को ज़्यादा समझ लेता है। क्योंकि डेली कहते हैं ना व्यवहारिक होनी चाहिए शिक्षा, और व्यवहारिक का मतलब यही होता है कि जो हमारे व्यवहार में यूज हो रही हैं चीज़ें, अगर हम उन चीज़ों को जानते हैं और उनसे उन चीज़ों तक पहुंचाया जाता है जिनको हम नहीं जानते। किसके द्वारा? आगमन विधि के द्वारा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है ये विधि, ये भी ध्यान रख लेना। और मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है।
मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त यानी कि जो हमें दिखाई देता है, अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मूर्त, मूर्त का मतलब है मूर्ति। मूर्ति तो आप जानते होंगे सभी, मूर्ति क्या होती हैं? जो हमें दिखाई देती हैं। अमूर्त हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सूत्र होते हैं, इनको याद रख लेना। वैसे तो और भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, और भी देख लेंगे। आगमन विधि के गुण। इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, उदाहरणों के तौर पर पहले इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, और उसके बाद उदाहरणों को से ही बच्चे नियम तक पहुंच जाते हैं। पहले उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर चलती है वाली विधि, ये ध्यान रख लेना है आपको। उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है? तो ये आगमन विधि चलती है। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बच्चे को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण क्या होता है? प्रभावशाली बन जाता है। विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की रुचि निरंतर बनी रहती है। विद्यार्थियों में क्या होता है? ज्ञान अर्जन की रुचि निरंतर बनी रहती है, जिस कारण उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं? गुण हैं। आगमन विधि के कुछ गुण यहाँ पर हमने देखे हैं। ज्ञान अर्जन की रुचि उनमें बनी रहती है, क्योंकि पहले उनको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर उससे वो नियम तक पहुँच पाते हैं। आगमन विधि के भी कुछ दोष हैं, देख लेते हैं। क्या इस विधि का प्रयोग करने में शक्ति और समय दोनों ही अधिक लगते हैं। मतलब शक्ति, उसमें बच्चों की चिंतन जो शक्ति होती है वो बढ़ती है, क्योंकि बच्चे खुद से नियम निकालते हैं इसमें, और समय भी वो ज़्यादा ही लगाते हैं। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। यह विधि छोटी आयु के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी आगमन विधि। निगमन विधि को देखते हैं। निगमन विधि में क्या होता है? यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल एकदम विपरीत है, अपोजिट है। ठीक है, यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ये भी ध्यान रख लेना। ये बड़े बच्चों के लिए होती है। निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र। तो प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से हैं? नियम से उदाहरण की ओर चलती है, मतलब बच्चे को पहले नियम समझाए जाते हैं और फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। नियमों से उदाहरण की तरफ चलती है विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, मतलब पहले सामान्य चीज़ें समझाई जाती हैं, फिर वो विशिष्ट, कुछ विशेष स्पेशल चीज़ों तक पहुंचते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर पहुंचती है। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, और आगमन विधि जो होती है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ठीक है, जिनको नहीं जानता है बच्चा, उनसे लेकर के जिनको जानता है उन तक पहुँचाया जाता है। निगमन विधि के गुण क्या हैं? यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है, मतलब हर विषय में ये काम आती है। इस विधि के प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मतलब ऐसा होता है ना, मैथ्स वगैरह में आपने देखा होता है, बच्चों को पहले कुछ रूल्स लिखवा दिए जाते हैं किसी टॉपिक के, मतलब ज्योमेट्री पढ़ानी है, कोई ट्रिगोनोमेट्री कुछ वगैरह पढ़ाना होता है ना, मतलब बच्चों को क्या करते हैं, उसको पहले कुछ रूल्स लिखवा दिए जाते हैं, और उन रूल्स के आधार पर ही बच्चा क्या करता है, अपने जो उनके सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये होती है निगमन विधि। और इस विधि से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक ही समय पर पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जबकि आगमन विधि में ये पॉसिबल कम होता है। इस विधि से विद्यार्थियों को सिर्फ शुद्ध नियमों की ही जानकारी प्राप्त होती है। क्या होता है? शुद्ध नियमों की ही जानकारी इससे प्राप्त होती है निगमन विधि के अंदर। निगमन विधि के भी दोष हैं, यहाँ पर देख लो। यह विधि नियमों में सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है, मतलब बच्चे को एक बार पहले अगर नियम समझा दिए तो उन नियमों को बच्चा क्या करता है, रट लेता है ना, और उनको रटने के बल पर वो फिर अपनी आगे की पढ़ाई करता है। यह विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। इससे बच्चों की रचनात्मक शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन पर बल देती है, और इससे जो बच्चे की क्रिएटिविटी की जो पावर है ना, वो क्या रहती है, विकसित नहीं हो पाती। नेक्स्ट है यहाँ पर खेल शिक्षण विधि। खेल शिक्षण विधि में क्या है? इस विधि के जनक कौन है? ब्रिटेन के गणितज्ञ कॉल्डवेल कुक। ठीक है, खेल शिक्षण विधि के जो जनक हैं वो ब्रिटेन के गणितज्ञ हैं कॉल्डवेल कुक। शिक्षण के क्षेत्र में खेलों के महत्व को सर्वप्रथम फ्रोवेल ने स्वीकार किया था। किसने किया था? फ्रोवेल ने एक पद्धति दी थी, किंडरगार्टन पद्धति। ये जो पद्धतियाँ हैं वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। मैंने इसकी 3-4 क्लासेस जो ली हैं उसमें अब ये पद्धतियाँ पढ़ चुके हैं। किंडरगार्टन विधि वगैरह, गाल्टन विधि, ये सारी विधियाँ हम पढ़ चुके हैं पहले।
अगर आप नए हैं और नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। यूजीसी नेट की तैयारी हमारी चल रही है। और इसके अलावा अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से पेपर देंगे, टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी, जहाँ भी हिंदी आपको पूछा जाएगा, यूजीसी नेट तक की मैं बात कर रही हूँ, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तक की बात कर रही हूँ। अगर आपसे कहीं भी हिंदी जा रही है तो बिल्कुल एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रही हूँ, और मैंने कुछ क्लासेस डाल रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी क्लास ख़त्म नहीं है, ये मत सोच लेना कहीं चले जाओ, अभी आगे कुछ क्वेश्चन है हमारे। और लेकिन प्लीज़ एक बार बस आपको याद दिला रही हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं चैनल, तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, है ना। मैं बार बार बिल्कुल नहीं बोलूँगी, अगर आप मतलब बिना कहे ही कर ले जाएंगे तो करना चाहिए आपको। अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो 1 सेकंड का आपको तो मेहनत कुछ करनी ही नहीं है, बस 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता एक बटन प्रेस करने में। सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक और एक शेयर ज़रूर करना है आपको। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। खेल विधि की जो दार्शनिक व्याख्या है वो किसने की थी? फ्रोबेल ने ही दी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रख लें। खेल विधि के कुछ सिद्धांत हैं, तो ये सिद्धांत कौन से हैं? स्वतंत्र आधारित क्रिया है। ये जो खेल विधि है वो स्वतंत्र आधारित क्रिया है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन है। क्या है? व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन है, मनोरंजन का साधन है। मतलब खेल विधि में जो शिक्षा दी जाती है, बच्चे उसमें क्या लेते हैं? मनोरंजन भी लेते हैं, और प्रतिस्पर्धा व टकराव की स्थिति में भी ये समायोजन कर लेती है। ठीक है, जो खेल विधि है वो प्रतिस्पर्धा, अगर कोई टकराव की स्थिति बन जाए, है ना, तो समायोजन करने में सक्षम है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के ऊपर इसे अनुपयोगी समझा जाता है। जो छोटे जो बड़े क्लासेज होती हैं, है ना, मतलब पूर्व प्राथमिक, और ये सिर्फ ऐसा होता है कि सेकंड थर्ड तक के बच्चों के लिए ही खेल विधि काम आती है। उससे ऊपर तो फिर बच्चों को क्या होता है? चीज़ों को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझ पर आधारित विधियाँ चलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आती है हमारी प्रयोगशाला विधि। इस विधि में खोज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? खोज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी परिणाम पर पहुँचना और खोज के द्वारा तथ्यों का उल्लेख करना ही इस विधि का क्या है? अंग है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? खोज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा किसी परिणाम पर पहुंचना और खोज के द्वारा तथ्यों का उल्लेख करना ही इस विधि का अंग है। यह विधि आगमन विधि का ही क्या है? विस्तृत प्रयोगात्मक रूप है। इसमें प्रयोगशाला तो आप समझते होंगे, जो लैब होती है, लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है प्रयोगशाला विधि। अधिन्यास विधि या दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य अधिन्यास विधि क्या होती है? अधिन्यास बोलते हैं असाइनमेंट को। किसको बोलते हैं? असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है ना, असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है। ये इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, और ये विभाजन जो होता है ना वो विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए किया जाता है। इन अलग अलग खंडों को ही अधिन्यास कहते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे असाइनमेंट उनको दे दिए जाते हैं और बच्चा उनको करता रहता है। अधिन्यास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गृह अधिन्यास यानी कि होम असाइनमेंट, और विद्यालय अधिन्यास यानी कि स्कूल असाइनमेंट। तो ये भी आपके समझ में हो गया होगा। दत्त कार्य विधि क्या होता है? मतलब बच्चों को कुछ असाइनमेंट करने के लिए दिए जाते हैं, वो होता है अधिन्यास विधि। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इम्पोर्टेंट जो है हमने वो पढ़ लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा, देखो अगर आप इनको पढ़ोगे ना तो शायद इतना समझ में नहीं आए। कहते हैं ना, जो पढ़ाई होती है ना वो देख करके और सुन करके, हम सामने हमें दिखाई भी दे और हमें कुछ सुनाई भी दे, कोई समझाने वाला भी हो, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और इन चीज़ों को अगर हम 4-5 बार भी पढ़ेंगे ना किताब में तो भी याद नहीं रह पाती। ये हमारा खुद का, देखो मतलब मनोविज्ञान भी कहता है ये बात, और हम भी समझते हैं। कई बार चीज़ें हम जब खुद से पढ़ते रहते हैं ना तब भी हम जो मेन चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई सामने वाले से पढ़ते हैं तो वही चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक एक वीडियो में आप समझ सकते हैं कितना अच्छा, मतलब मैंने मैटर अगर कलेक्ट किया है, इसको टाइप करना, रिकॉर्ड करना, डालना करना, मतलब कितना टाइम लगता होगा। तो आप प्लीज़ बस थोड़ा सा समझें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।